बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराऊंगा सीबीएसई क्लास 10th की एनसीईआरटी, जिसमें हम चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 1 है। इसके बाद में कई सारे चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर हम एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ेंगे, कोई नोट्स नहीं रहेगा, किताबें रहेंगी, क्योंकि आप जानते हो कि जो सीबीएसई का पैटर्न वो है बदल चुका है। सीबीएसई अब वैसे नहीं पूछता, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, आपसे कथन और कारण वाले सवाल पूछने लगा है। कथन और कारण, असर्शन एंड रीजन वाले। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं। आपका एनसीईआरटी है गोल्डन टेक्स्ट एनसीईआरटी, ध्यान रखना। और फिर से अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया ना तो आपकी बार सच में आपका 90% पार हो जाएगा, ध्यान रखना। एसएसटी में 90 प्लस लाने की गारंटी मेरी है, बशर्ते आप एक एक लाइन वाइज लाइन एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी को मेन है पढ़ना, मेन देखो। कथन कारण, एमसीक्यू, लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चंस आपसे हल हो जाएंगे। और जो बच्चे कहते हैं ना कि हम लिख नहीं पाते एग्जाम में लिखना भी आ जाएगा आपको और नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। बच्चों, आज का मोटिवेशन कोर्स है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही बच्चों आपकी शानदार होगी। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आपको संघर्ष क्या है, आपको बड़ा करना है। और बोर्ड में इस बार आपको 90 प्लस मार्क्स क्या है लेकर आने हैं। और याद रखना बच्चों, मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। तो इस चैप्टर में हम लोकतंत्र की उसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो हमने 9th क्लास में क्या है शुरू की थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग के पास नहीं होता। आपको बच्चों कुछ चीजें बहुत जरूरी है पता होना। सबसे पहला आता है बेटा, सरकार के अंग कितने हैं? सरकार के अंग 3 होते हैं। एक का नाम है बच्चों विधायिका। क्या नाम है? विधायिका। दूसरा आता है बच्चों कार्यपालिका और तीसरा आता है बच्चों विधायिका, कार्यपालिका, तीसरा आता है न्यायपालिका। के बारे में पता होना चाहिए। विधायिका का काम कानून बनाना होता है। इसमें लोकसभा आते हैं, राज्यसभा आते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अगर पूछे आपसे स्थायी कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं, तो इसमें आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं और पूरा प्रशासनिक तंत्र आता है। अस्थायी कार्यपालिका में बच्चों नेता आते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, ये सभी इसमें आते हैं। और इन सरकार के जो अंग है ना, इसे शक्तियों का क्षैतिज वितरण के नाम से बच्चों जाना जाता है, जो कि इसी चैप्टर में आपको लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा। और इसको हम अवरोध और संतुलन के नाम से जानते हैं। अवरोध व संतुलन के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों कि एक अंग दूसरे अंग पे क्या करता है? नियंत्रण करता है। न्यायपालिका 3 प्रकार पिरामिड की तरह है। सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, हाई कोर्ट है, उसके बाद क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कब बना बच्चों? 28 जनवरी 1950 को बना था। और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। और उसके बाद हाई कोर्ट आता है, हमारे पास 25 हाई कोर्ट है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट में। फिर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ और सत्ता को कैसे विकेंद्रित करते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहले 3 अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे पर के बारे में जानेंगे। हम बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 2 कहानी पढ़ेंगे, बेल्जियम, श्रीलंका। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इन घटनाओं से यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताओ। दूसरा क्वेश्चन आएगा सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। सत्ता की साझेदारी के 2 तर्क होते हैं बच्चों, एक का नाम है युक्तिपरक तर्क और एक का नाम है नैतिक तर्क। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने मतलब टॉपिक की। सबसे पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम के बारे में पहले कुछ चीजें बता देता हूं मैं। बेल्जियम के समाज या बेल्जियम की जातीय बनावट क्या चीज है। जातीय बनावट की बात करें तो बेल्जियम बच्चों यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल बच्चों जो हमारे वहाँ हरियाणा राज्य है ना, इससे भी छोटा है। आबादी हरियाणा से आधी, यानी इसकी आबादी बच्चों 1 करोड़ है। इसकी मुद्रा का नाम बच्चों यूरो, यानी यूरो यहाँ पे जो है करेंसी चलती है। इसके पड़ोसी देश है बच्चों, उसका नाम है फ्रांस
उसके बाद नाम है जर्मनी, उसके बाद आता है बच्चों नीदरलैंड, और फिर आता है बच्चों लग्जमबर्ग। ये कुछ इसके क्या है पड़ोसी देशों के नाम। इस देश को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। दो भाग कौन से, एक होता है फ्लेमिश, एक है बच्चों फ्लेमिश का रीजन आता है, और एक आता है बच्चों वेलोनिया। जो फ्लेमिश रीजन होता है वहां पे 59% आबादी रहती है, और ये आबादी किसकी है बच्चों, डच की है। उसके बाद जो वेलोनिया है यहाँ पे 40% आबादी रहती है, और यहाँ पे जो है ना फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। बेल्जियम बच्चों यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हरियाणा राज्य से भी क्या है छोटा है। ये कितने राज्यों से बॉर्डर बनाता है आपके एग्जाम में आएगा, फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से। इसकी आबादी 1 करोड़ है लगभग, यानी हरियाणा से क्या है आधी आबादी है। इसके छोटे से देश समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। मैंने बताया ना 59% एरिया जो है फ्लेमिश रीजन में रहता है और डच भाषा बोलता है। जो 40% है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बाकी जो 1% बचे ना ये जर्मन भाषा बोलते हैं, यानी जो अदर 1% बचे ना ये जर्मन भाषा क्या है बोलते हैं। अगर पूछे आपसे इसकी राजधानी क्या है, बेल्जियम की राजधानी का नाम बच्चों ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स में कहानी बिल्कुल उल्टी होती है। ब्रुसेल्स में 80% लोग क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग बच्चों डच बोलते हैं, ये ध्यान रखना। यानी अगर आपसे पूछे दो शब्द आता है बच्चों, एक शब्द का नाम है बहुसंख्यक। क्या नाम है, बहुसंख्यक। बहुसंख्यक का मतलब होता है जो ज्यादा होता है। एक शब्द आता है बच्चों अल्पसंख्यक, इसका अर्थ होता है जो कम होता है। तो ये अल्पसंख्यक कौन है, फ्रेंच, और बहुसंख्यक कौन है, डच। लेकिन ब्रुसेल्स में तो अलग ही है, ब्रुसेल्स में तो अल्पसंख्यक जो है वो बहुसंख्यक है, जो बहुसंख्यक है वो कम थे। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध थे और ताकतवर थे, होना डच को था। बहुत बाद में जाकर वहां पे आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी होने लगी थी। इसके चलते जो बेल्जियम है ना 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव हो गया था। यानी वहां पे ज्यादा तो कौन थे, डच थे, पर पावरफुल कौन थे, फ्रेंच थे, जिससे डच भाषी लोग नाराज हो गए थे। परिणाम ये हुआ था 1950 और 1960 के दशक में वहां पे तनाव बढ़ने लगा। और जिस तनाव को क्या किया था जो बेल्जियम है ना वो उसने कैसे निपटा उसको हम आगे पढ़ेंगे। टकराव सबका सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखने को मिला। बताओ बच्चों बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है, कमेंट करो। एक विशेष तरह की समस्या थी, वहां पे डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में अल्पमत थे। उसके बाद आता है ऐसा ही एक एग्जाम्पल दूसरे देश में आता है जिसका नाम क्या है, श्रीलंका। अगला देश आता है बच्चों श्रीलंका के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में श्रीलंका के बारे में बता देता हूँ, फिर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते चलेंगे। पहले आप ये जान लो बच्चों कि श्रीलंका के बारे में पहली चीज तो श्रीलंका 1948 में क्या है आजाद हुआ था। इसकी सामाजिक बनावट बहुत विविधता वाला है और श्रीलंका एक बच्चों द्वीपी देश है। द्वीपी मतलब इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। आबादी इसकी बच्चों 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। 1948 में आजाद हुआ था और श्रीलंका का पुराना नाम बच्चों सीलोन है। यहाँ पे एक उग्र तमिल संगठन था, उसका नाम था बच्चों LTTE, यानी लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम, जो कि क्या हुआ वहां के तमिल लोगों ने बनाया था। और इसी लिट्टे को जो है खत्म कर देते हैं 2009 में। लिट्टे को क्या कर दिया जाता है बच्चों, खत्म कर दिया जाता है 2009 में बच्चों। ये संगठन खत्म हो गया। इसके जो हेड थे उनका नाम क्या था, प्रभाकरण। क्या नाम था, प्रभाकरण। प्रभाकरण की मृत्यु हो गई, ये खत्म हो गया था। अब बच्चों आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, यानी एक बेल्जियम तो हमने पढ़ ही लिया। अभी सिर्फ हम इनके जातीय बनावट के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे हम जानेंगे इनकी कि इन्होंने कैसे निपटा, मतलब इनके वहां सत्ता की साझेदारी इन्होंने किया या नहीं किया। श्रीलंका एक द्वीपी देश है जो तमिलनाडु के तट पर कुछ किलोमीटर दूर है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के आबादी बराबर। द्वीपी देश मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। 2 करोड़ आबादी है और ये कब आजाद हुआ था बच्चों, 1948 में। यहाँ पे लिट्टे एक तमिल संगठन है। एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है, उनका नाम क्या है बच्चों, सेनेली है। क्या नाम है, सेनेली। एक सेनेली भाषाई लोग हैं जो कि कितने परसेंट है, 74%। और दूसरे आते हैं बच्चों तमिल,
और तमिल भी दो प्रकार के, तमिल 18% है, एक है श्रीलंका के मूल के तमिल और एक आते हैं बच्चों दूसरे भारतीय तमिल आते हैं। तमिलों का नंबर आता है फिर जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। तमिल भी दो भागों में बटे, एक भारतीय मूल के तमिल, एक का नाम क्या है श्रीलंका मूल के तमिल है। अगर आपसे पूछे हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागान में काम कराने के लिए भारत से लाए गए थे, यानी आपको पता ही है ना तमिलनाडु यहाँ पे और यहाँ श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है बच्चों, पाक जल संधि जो है अलग करती है। और तो यहाँ से गुलाम बनाकर यहाँ पे चाय के बागान में काम कराने के लिए आए थे, तो इन्हें हम भारतीय मूल के तमिल कहते हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर पाएंगे तो तमिल मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पूर्वी प्रांत में ज्यादा रहते हैं। अधिकतर सेनेली भाषी लोग बौद्ध धर्म के हैं और जो तमिल है वो हिंदू और मुस्लिम है, लेकिन जो सेनेली भाषा बोलते हैं उनका धर्म क्या है बच्चों, बौद्ध धर्म है। क्या है, बौद्ध धर्म है। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और मुसलमान है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई भी है और वो कितने परसेंट है, 7%। दोबारा देखो 74% तमिल है, 74% सेनेली है, 18% तमिल है और उसके बाद 7% कौन है, 7% ईसाई लोग हैं जो कि सेनेली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, बेल्जियम में डच भाषी लोग ज्यादा हैं और फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर इच्छाएं तोप सकते हैं। इनके बीच लड़ाई भी हो सकती है, संभव है देश बढ़ भी जाए। ब्रुसेल्स में दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोक सकते हैं। श्रीलंका में सेनेली आबादी का बहुमत ज्यादा है और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते हैं। अब हम जानेंगे कि रियल में क्या हुआ था, इन दोनों देशों ने सत्ता की साझेदारी से कैसे निपटा था। अब हम जानेंगे बच्चों श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में। श्रीलंका सन 1948 में आजाद हुआ था। सेनेली समुदाय के नेताओं ने क्या किया, वो बहुसंख्यक है तो उन्होंने कहा था अब हम सरकार की नीतियों को बदलेंगे और सेनेली समुदाय बहुसंख्यक है तो सेनेली को राजभाषा बनाएंगे। और उन्होंने क्या किया, अपने देश में तमिलों को बेगानापन महसूस कराया था। शासन पे प्रभुत्व जमाना चाहता है, इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार थी वो सेनेली समुदाय की प्रभुसत्ता कायम करने और अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई सारे कदम उठाए। बहुसंख्यकवाद एक विचारधारा होती है जिसमें जो ज्यादा होते हैं वही शासन करेंगे, इसको बढ़ावा दिया जाता है। 1956 में श्रीलंका ने क्या किया था, एक कानून बना लिया था और उस कानून के तहत उसने 3 कार्य किए गए थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, जिससे तमिल को उस देश में बेगानापन महसूस हुआ। सबसे पहला काम हुआ था सेनेली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा बना दिया गया था। दूसरा, यानी क्योंकि ज्यादातर सेनेली भाषा बोलने वाले लोग थे। दूसरा, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में सेनेलियों को प्राथमिकता दी गई थी। और तीसरा काम किया गया था, सरकार जो है बौद्ध धर्मावलंबी को समर्थन करेगी। तो 1956 में जो कानून बनाया गया था जिसके तहत तमिलों को दरकिनार कर दिया गया था, इसकी वजह से उनकी जो मनस्थिति है वो बेगानेपन महसूस करने लगे। क्यों, क्योंकि जो उनकी देश की सरकार ने क्या किया, उनके खिलाफ ऐसी नीतियां लेकर आई जो उनके हितों की हिमायत नहीं करती थी। सेनेली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में भी सेनेली को ही प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई थी। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी। एक एक कर कई सारे सरकारी फैसले आए जिससे जो श्रीलंकाई तमिल है ना, उनकी नाराजगी और शासन को लेकर उनके अंदर बेगानापन महसूस करने लगे और इस चीज को वो और ज्यादा बढ़ावा देने लगे। बौद्ध धर्मावलंबी सेनेली के नेतृत्व वाली जो राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील थे, यानी बिल्कुल भी संवेदना प्रकट नहीं करते थे। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां अब तो क्या कर रही हैं, हमें दरकिनार करती जा रही है और हमारे राजनीतिक अधिकारों से हमें वंचित कर रही है। नौकरी और सारे फायदे, शिक्षा जैसे कामों में भेदभाव होने लगा और उनके हितों की क्या है, अनदेखी करी जाने लगी। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सेनेली के संबंध जो है लगातार बिगड़ते हुए चले गए थे। तो श्रीलंका, एक क्वेश्चन आपको कमेंट कर बताना है बच्चों कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ, जो श्रीलंका का एक बार यहाँ पे मैप देख लो, जाति बनावट के बारे में बता रखा है। ये ज्यादातर कौन है, सेनेली है। उसके बाद श्रीलंकाई तमिल, ये ऑरेंज कलर में जो है श्रीलंकाई तमिल है ना। भारतीय तमिल ये है। तो आप देख सकते हो यहाँ ज्यादातर एक शब्द आता है बच्चों, बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं। ये मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। इसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। उसके बाद आता है बच्चों हमारा
श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां फिर इसका परिणाम क्या हुआ था जब बेगानापन महसूस होने लगा। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सनेली के संबंध बिगड़ गए और श्रीलंकाई तमिल ने इन नीतियों के विरुद्ध क्या हो गए, वो संगठित हो गए और उन्होंने भी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाने रखी और तमिलों ने भी क्या करी, अपनी प्रमुख मांग रखी। पहली मांग तो ये थी, वो भी चाहते थे भाई तमिल को राजभाषा बनाओ, है ना, और कम से कम उनको पूरी सत्ता मत दो तो क्षेत्रीय तो स्वायत्ता दो, यानी जहां हम ज्यादा वहां पे स्वायत्ता दो। तीसरा बताया था उन्होंने कि शिक्षा और रोजगार में हमें समान अवसर दो। बाद में ये टकराव क्या हो गया, श्रीलंका में गृह युद्ध की चपेट में आ गया और लाखों लोग, हजारों लोग बेघर हो गए। दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे गए। एक परिवार को दूसरे परिवार का मतलब घर उजाड़ा गया, रोजी रोटी चौपट हो गई और गृह युद्ध से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो व्यवस्था थी पूरी अस्त व्यस्त हो गई थी। लेकिन ये गृह युद्ध कब खत्म हुआ था बच्चों, 2009 में खत्म हुआ था। तो श्रीलंका ने देखा कैसे क्या किया था, उसकी वजह से वहां पे पूरी राजनीतिक स्थायित्व खत्म हो गई थी। श्रीलंकाई तमिल अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे। क्या नाम था, लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम, और राजभाषा बनाने की भी मांग कर दी। उन्होंने मांग की कि क्षेत्रीय स्वायत्ता दे दो हमें और शिक्षा और रोजगार के साधन में भी हमें समान अवसर दे दो। लेकिन तमिल की आबादी वाले इलाकों ने स्वायत्ता की उनकी मांग को लगातार नकार दिया और 1980 के दशक आते आते उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र इलम यानी तमिल इलम यानी सरकार बनाने की मांग जो है करने लगे थे। वो श्रीलंका में दो समुदाय के बीच में परस्पर अविश्वास हो गया था और टकराव हो गया था और ये टकराव गृह युद्ध का परिणाम हुआ था। यानी वहां पे गृह युद्ध हो गया था, कई लोगों की रोजी रोटी ठप हो गई, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मुल्क में अनेक परिवार तो अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए थे। इससे इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। पूरा गृह युद्ध से मुल्क में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परेशानी आ गई। लेकिन ये गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, 2009 में ये गृह युद्ध क्या हो गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया था, क्योंकि जो लिट्टे पार्टी थी वो खत्म हो गई तो लिट्टे का हेड कौन था, प्रभाकरण, वो मारा गया था। अगला आता है बच्चों आपका बेल्जियम की समझदारी के बारे में कि बेल्जियम ने कैसे सत्ता की साझेदारी से मतलब बहुत आसानी से निपट गया और वहां पर क्या है, कोई गृह युद्ध नहीं हो गया। सारे नेता जो है एक मत से क्या है फैसला ले चुके थे। हालांकि मैंने बताया था कि बेल्जियम में क्या था, दो क्षेत्र थे, एक का नाम था फ्लेमिश, एक का नाम था वेलोनिया। फ्लेमिश में 59% लोग रहते थे, वो डच बोलते थे, और वेलोनिया में 40% लोग थे और वो फ्रेंच बोलते थे। शेष बची 1% आबादी जो है जर्मन भाषा बोलती थी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। श्रीलंका ने जैसे बहुसंख्यकवाद को अपनाया था, तो लेकिन बेल्जियम ने क्या किया था, अलग रास्ता अपनाया था। ध्यान रखना, उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को क्या किया, स्वीकार कर लिया कि जो अंतर है और विविधता है ना, उसको स्वीकार कर लिया था। और 1970 से 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया और 4 बार संशोधन इसीलिए किया ताकि देश में रहने वाले किसी भी लोगों को बेगानापन महसूस ना हो। इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो, मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने जो व्यवस्था अपनाई थी वो बहुत ही कल्पनाशील थी तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल यानी जानकारी को देखेंगे तो कुछ मुख्य बातें हमारे सामने आती है। जैसे बेल्जियम की समझदारी क्या थी, सबसे पहली समझदारी थी कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका के नेता से मतलब एकदम अलग से स्पष्ट रास्ता, अलग रास्ता अपनाया। क्षेत्र बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और 70 से 93 के बीच में क्या किया, 4 बार संविधान संशोधन किया। अब हम बात करते हैं बेल्जियम की का मॉडल क्या था। सबसे पहला था, संविधान में उन्होंने स्पष्ट प्रावधान कर दिया कि डच और फ्रेंच भाषा के मंत्री की संख्या समान होगी। संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान कर दिया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकेंगे यानी जब दोनों भाषाई समूह के लोग एग्री हो, जब भी कानून बन सकेंगे, वरना नहीं बन सकेंगे। एक समूह के सदस्य मतलब बहुमत के पक्ष में होगा फैसला, इस तरह किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले पाएंगे। ये पहली बात थी। दूसरा था, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाके यानी क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई। यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अब अधीन नहीं है, केंद्र सरकार कम शक्तिशाली है और राज्य सरकार अधिक शक्तिशाली है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है, चाहे फ्रेंच हो चाहे डच हो। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया। आपको पता है ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच थे, 20% डच थे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पूरे देश में डच लोगों ने क्या किया, समान प्रतिनिधित्व वो कर लिया था। क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया था, इसीलिए फ्रेंच भाषी लोग मान गए थे। गृह युद्ध क्या है, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह के लिए हिंसक लड़ाई
ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध ऐसा लगे तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बेल्जियम में, यहाँ पे देखो बेल्जियम में क्या है, एक बस्ती का पता दिया गया है, इसमें फ्रेंच और डच दोनों भाषा में उस पते को लिखा गया है। तीसरा क्या किया गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा वहां तीसरे स्तर की सरकार बनी थी जिसका नाम क्या था, सामुदायिक सरकार था। और ये सामुदायिक सरकार भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, है ना, चाहे जहां भी रहते हो, इस समुदाय के सरकार को चुनते थे। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार था। आपको बेल्जियम का ये मॉडल जटिल हो सकता है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी मतलब ये मॉडल बहुत ज्यादा जटिल लगा, लेकिन ये व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे जो बेल्जियम था ना, वहां पे गृह युद्ध पे विराम लग गया था और गृह युद्ध नहीं हुआ था। और उसी तरह जब बाद में यूरोपीय संघ के देशों ने मिलकर सोचा कि हमें एक मुख्यालय बनाना है यूरोपीय संघ का, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनेगा। एक नंबर के एमसीक्यू में आता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। अब उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों की बेल्जियम और श्रीलंका कि इस कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें पता है दोनों ही देश क्या तो लोकतांत्रिक थे, लेकिन फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल पर उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटा। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि अलग अलग समुदाय और क्षेत्र की भावना का आदर करने पर ही देश की एकता हो सकती है। इन श्रीलंका ने क्या किया था, इससे बहुत ही अलग रास्ता अपनाया था। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। ये यहाँ पे एक कार्टून दे रखा है, यहाँ पे पढ़ लेना कि किस तरीके से चुनाव में दो पार्टियां थी, दोनों पार्टी साथ में क्या क्या कर रही हैं, सरकार चला रही हैं। अब आता है अगला बच्चों, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि सत्ता की साझेदारी मतलब किसे कहते हैं और ये क्यों जरूरी है। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था जब भी मैंने आपको बताया था कि सत्ता की साझेदारी मतलब कि सत्ता में सभी की भागीदारी होनी बहुत आवश्यक है। या इस तरीके से आप परिभाषा दे सकते हैं कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है, यानी हमारे वहां जितने भी सामाजिक समूह हैं, जितने भी हमारे वहां समुदाय हैं, जब इनकी क्या होती है, भागीदारी होती है सरकार में, तो इसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। और सत्ता की साझेदारी क्या है, ये किसी भी लोकतंत्र का मूल मंत्र होता है, सत्ता की साझेदारी करना। हर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है, और चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, चाहे है ना, उनके देश के नागरिकों को सरकार में हिस्सा लेने का अधिकार है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे सामाजिक समूह के बीच में टकराव नहीं होता है, यानी पहला रीजन होता है सत्ता का बंटवारा क्यों ठीक है, क्योंकि टकराव की संभावना नहीं होती। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे चलकर हिंसा करेगी और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेगी, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना ही क्या है, ठीक होता है, ताकि राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व बना रहे, सरकार लॉन्ग टर्म तक काम करे, विकास का काम करे और किसी भी प्रकार का हिंसा ना हो। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सब पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी तो लग सकता है, लेकिन आगे चलकर ये अखंडता के लिए घातक हो सकता है। मतलब बहुसंख्यक अगर अपनी बात मनवाएंगे, अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं देंगे, शुरुआत में अच्छा लगेगा पर बाद में बहुत दिक्कतें आएंगी। बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक हो जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, वह बात है कहीं ज्यादा गहरी है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, और लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह को शासन करने का अधिकार देता है। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक तर्क और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे सत्ता की साझेदारी के कितने तर्क हैं, दो, एक का नाम है बच्चों युक्तिपरक तर्क और एक का नाम है नैतिक तर्क। युक्तिपरक का तर्क मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं समझदारी का तर्क। समझदारी का तर्क होता है, यानी जिसमें हानि हो गया, है ना, हानियां हो गई, लाभ हो गया, है ना, इसके परिणाम पर आधारित होता है, उसे युक्तिपरक कहते हैं। और नैतिक तर्क का मतलब क्या है, ये महत्व को बताता है कि अगर हम सत्ता का साझेदारी करेंगे तो उसमें क्या क्या महत्व होता है। तो दो तर्क है, युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ के परिणाम पर जोर देता है, नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के महत्व के बारे में बताता है। यहाँ लिखा है युक्तिपरक क्या है, हानि लाभ को सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला होता है। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट हो जाते हैं, तो इसे युक्तिपरक कहते हैं।
क्या बोलते हैं, युक्तिपरक तर्क। अब आता है, हाँ पहले एक चीज बता देता हूं मैं कि सत्ता की साझेदारी, ये तो हो गया कि रूप बता दो, युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि सत्ता की साझेदारी अगर हम कर देते हैं ना, तो टकराव की संभावना कम होती है, टकराव की संभावना कम होती है। दूसरा आता है कि राजनीतिक स्थायित्व आ जाता है, राजनीतिक स्थायित्व आ जाता है सत्ता की साझेदारी से। तीसरा आ जाता है, सत्ता की साझेदारी क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है, इसलिए भी हमें सत्ता की साझेदारी करनी चाहिए। और उसके साथ में आता है समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए, हमारा जो समाज है ना उसके अंदर सौहार्द व शांति बनाए रखने के लिए भी सत्ता की साझेदारी की क्या है, आवश्यकता है। और साथ ही साथ में पांचवा आता है, बहुसंख्यक समाज से अल्पसंख्यक समाज की रक्षा करने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। और नागरिकों की आवाज भी सत्ता की साझेदारी में होती है। अब हम बात करेंगे कि सत्ता की साझेदारी के क्या है, रूप कौन कौन से हैं। सत्ता की साझेदारी के वर्तमान रूप, वर्तमान में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से किया जा रहा है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब यही होता है कि भाई सत्ता में सबको क्या करना है, भागीदार बनाना है, यानी हिस्सा देना है आपको। और वर्तमान अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का तो बुनियादी सिद्धांत ये कि जनता केंद्र हो। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी, जो कि अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। एक अच्छा लोकतंत्र वही है जो समाज को सम्मान देने वाला होगा। इसमें सार्वजनिक रूप से नीतियां तय की जाएगी, जिसमें सबकी सहमति होगी, कोई एक अकेला फैसला नहीं करेगा। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान वाले व्यक्ति के समूह पे ही रहनी चाहिए। और फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो फैसले उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी शक्ति का केंद्र होता है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह, उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियां तय करने में सभी बातें शामिल होती है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता का हिस्सेदार बनाया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है बच्चों कि शासन के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में क्या है, सत्ता की साझेदारी है। इसे हम सत्ता का क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्षैतिज मतलब ऐसे लाइन होती है, तो इसमें विधायिका आ जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय करना है। विधायिका के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कार्यपालिका 2 प्रकार की, स्थायी, अस्थायी। स्थायी में आईएएस, आईपीएस आते हैं, अस्थायी में नेता आते हैं। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये एक दूसरे की क्या है, शक्तियों पर सीमाएं लगाते हैं और रोक टोक करते हैं। यानी इसमें सरकार किसी एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों को उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अंग असीमित शक्ति का इस्तेमाल न करे। हर अंग दूसरे अंग पे क्या करता है, अंकुश लगाता है, ये ध्यान रखना। और इस व्यवस्था को ही हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। दूसरा आता है, सरकार के बीच में विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो जाएगा। स्तर सरकार के कितने हैं, 3। एक है केंद्र सरकार, एक है बच्चों राज्य सरकार, और एक आता है बच्चों स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए होती है, राज्य सरकार राज्यों के लिए होती है, फिर स्थानीय सरकार आती है। पूरे देश के लिए सामान्य सरकार हो, फिर प्रांत के लिए सरकार हो, फिर अलग अलग क्षेत्र के लिए सरकार होनी चाहिए। यानी संघ सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं, प्रांतीय सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार भी कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं होता है। कई देश प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां संविधान इस बात का स्पष्ट ध्यान रखता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। और आपको पता है हमारे वहां शक्तियों का बंटवारा है संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। संघ सूची पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, इसमें पहले 97 विषय थे, अब कितने हो गए, 100। राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, इसमें 66 विषय थे, अब 61 हो गए। समवर्ती पे दोनों बनाते हैं, इसमें 47 विषय थे, अब कितने हो गए, 52। एक और सूची आती है, उसका नाम है अवशिष्ट सूची, जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, जो कि संविधान बनने के बाद में आया था। इसके बारे में हम चैप्टर 2 संघवाद में पढ़ेंगे। तीसरा आता है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह जैसे भाषाई और
धार्मिक समूहों के बीच में होता है ना। जैसे कुछ देशों में कानून है कि सामाजिक रूप से जो कमजोर समुदाय, जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों को भी विधायिका में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। महिलाओं को विधायिका में आरक्षण दिए जाएं, इसके लिए चुनाव क्षेत्र को आरक्षित किया जाए। लेकिन हमारे वहां सिर्फ स्थानीय शासन में 1/3 आरक्षण दिया गया है, विधायिका में नहीं दिया गया है। उसके बाद चौथा आता है कि सत्ता का बंटवारा होना चाहिए सत्ता के दावेदारों के बीच में, तथा दबाव समूह और आंदोलनों के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। और लोकतंत्र में तो हमारे पास साझेदार के रूप में कई सारी पार्टियां हैं, ध्यान रखना। हर पूछे, एक होता है बच्चों एक दलीय प्रणाली, जिसमें एक ही राजनीतिक दल होती है। एक होता है बच्चों द्विदलीय प्रणाली, जहां 2 राजनीतिक दल होते हैं। और एक होता है बच्चों बहुदलीय प्रणाली, जहां पर क्या है, बहुत सारी राजनीतिक दल होते हैं। और हमारे वहां भारत में क्या है, बहुदलीय क्या है, प्रणाली है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट उसमें, जब हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के मतलब हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, एक एक लाइन पढ़ना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।